मेरा जी, वो ख्याल भी है। हाँ हाँ। जी जी हम्म, जी, वो भी किया। हम्म, वो तो सायरा की प्रोडक्शन थी। हम्म, सायरा हैज बीन द रियल creative person. She is the one who brought the best out of me. हम्म, उन्होंने बहुत काम किया। हम्म, सही। तो आपका फिर मतलब जब टीवी से आप सही है ताल्लुक नहीं टूटा, लेकिन आप टीवी पे हमें बहुत कम नजर आए, और फिर नापा आपने माशाल्लाह से आपने जिया मोहिउद्दीन नहीं, हुआ साहब ने। ये कि जब कमर्शलाइजेशन, देखिए हाँ, बात ये है हम्म, कि जब कमर्शलाइजेशन हो जाती है किसी काम की, तो फिर उस काम में खूबसूरती नहीं रहती। हम्म, मुझे एतराज ये है कि आप सिर्फ काम जो है वो सिर्फ कमर्शियली हो रहा है, हम्म, कोई काम को काम समझ के नहीं कर रहा। हम्म, हमने जब तक काम किया, जैसा कैसा भी किया, वो काम को काम समझ के किया। हम्म, सही। लेकिन हमने उसके अंदर जो है वो कभी ये नहीं सोचा कि इसमें पैसे कितने बनेंगे, चलो जो आ रहे हैं कर लो, हम्म, ये नहीं था। हम्म, रोल पसंद है करना है, नहीं पसंद नहीं करना। हम्म, सही। तो उसमें जो थे ये जो कमर्शियल जो अदारे हैं वो खफा हो जाते हैं आपसे, क्या मतलब है आपने रिजेक्ट कर दिया। हम्म, सही। मैंने तो कहा भाई ये जब काम ठीक होगा तो करेंगे। हम्म, मतलब वो लोग डायरेक्टर बन गए जिनका सोच भी नहीं सकते थे। एग्जैक्टली। डायरेक्टर को बड़ा मामूली आदमी नहीं होता। बिल्कुल। डायरेक्टर बहुत आम आदमी है। उसको बिल्कुल ही उन्होंने वो बना दिया कि एक चपड़ासी है वो तो। उसका नाम भी नहीं देता आप तो ड्रामों के अंदर। बिल्कुल। आप कहते हैं ना सारा काजमी का ड्रामा, बिल्कुल सही बात के बारे में क्यों नहीं कहते। सही। तो सर ये कमर्शलाइजेशन, क्रैश कमर्शलाइजेशन किल्स आर्ट। राइट, सही। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो इतना हाई आर्ट नहीं था, लेकिन जैसा कैसा भी था, इट हैड अ प्योरिटी अबाउट इटसेल्फ। सर वो कमाल आर्ट था, बिल्कुल। अब वो क्लास थी। उन्होंने तो बिल्कुल पैसे कमाने का, धंधा कमाने का काम कर दिया उसको। कितने ऐड चलेंगे हर जगह, तो आप साबुन बेचना शुरू कर देते हैं, तो ड्रामे का क्या हुआ। सही बात है। मतलब एक्टर बोल रहा है, उसके मुंह पे जो है वो तो बस नो बिक रही है। सही बात है, कपड़े बिक रहे हैं। मैं तो मतलब आई विल रिवोल्ट। मैं तो उनसे सू कर दूं कि ये क्या मतलब है आपका भाई। बिल्कुल। आपने मुझे 50,000 में हायर किया और मेरे मुंह के ऊपर आपने जो है वो 2 से हर लाख रुपए के इश्तेहार लगा दिए। ये क्या तुक है। बिल्कुल। और कोई इज्जत नहीं रहने देते आप आर्टिस्ट की भाई। आर्टिस्ट बड़ा आदमी होता है, आप उसको समझते हैं कि ये बिकाऊ माल है, जहाँ चाहो बेच लो इसको। सही बात है। इतनी कमर्शलाइजेशन में काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया। राइट। तो सर हमारे यहाँ मतलब हमारे टीवी पे हर सीनियर आर्टिस्ट का भी और वैसे भी लोगों का ये गिला है कि जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं, जितना बेहतरीन काम हमारे यहाँ हुआ करता था, उस तरह से उस चीज का रिवॉर्ड नहीं मिलता। नहीं, ये गलत बात है। आप करके तो देखें। देखिए कोई सीरियल जिसमें जो अच्छा होता है वो भी चलता है, और बुरा तो चलता ही चलता है। सही। अच्छा अच्छा भी चलता है। आप अच्छा काम करें तो सही, लेकिन अच्छा काम करना मुश्किल काम है। कौन लिखेगा, उसको देखेगा कौन, उसको सुपरवाइज कौन करेगा, डायरेक्टर का हाथ कैसा है, वो कितना जानता है अपने काम को, ये सब काम चाहिए ना। ये तो यहाँ है ही नहीं। वो तो जिसको चाहते हैं उठा के पकड़ा देते हैं कि ये आप कर लीजिए। ऐसे थोड़ी होता। सही। टीवी में जब तक हम रहे, हर आदमी को ड्रामा करने की इजाजत नहीं थी। ड्रामा करने के लिए तो बरसों लोग वॉच करते थे, जो बड़े थे, फिर तय करते थे, कहते भाई ये आदमी जो है इसमें पोटेंशियल है, इसको ड्रामा दिया जाए। तो पूरे
स्टेशन के ऊपर हर स्टेशन पे ज्यादा से ज्यादा 3 लोग ड्रामा प्रोड्यूसर होते थे। बाकी लोग ड्रामा नहीं करते थे। कुछ शो वो करते थे या ऐसा वैसा करते थे, ड्रामा नहीं करते थे। यहाँ तो इन्होंने उसको मजाक बना दिए। वो हर आदमी उठ के शुरू हो जाता है हिदायतकार। सही बात है। आपको कैसे लगते हैं? हमें तो नहीं पसंद। एग्जैक्टली सर। तो सर पीटीवी, लेकिन कोई कोई काम जो है वो अच्छा होता है। लाइक मैं समझता हूँ आंगन एक सीरियल था। आंगन एक सीरियल था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। अभी जो नया है जी, सज्जल। आंगन, जी जी, सज्जल और आहत रजा मीर का जो ड्रामा था आंगन। जी जी, देखा था आपने? जी बिल्कुल देखा था। वो अच्छा था ना। ऐसा काम करने के लिए खून थूकना पड़ता है। एग्जैक्टली। उसकी ऑथेंटिसिटी क्रिएट करना, उसके अंदर वो माहौल, वो वक्त पैदा करना, अहद में वो हुआ, मुश्किल काम। ऐसा काम जब होगा तो अच्छा लगेगा, वो भी चलता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो सर पीटीवी तो अभी भी कमर्शलाइज नहीं हुआ है, पीटीवी अभी भी गवर्नमेंट का इदारा है। तो अब ऐसी क्या वजह है कि पीटीवी पे भी उस तरह का काम नहीं हो रहा जो पहले धूप किनारे में नहीं रहे ना? देखिए, सियासी धड़े बंदियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, जैसे पीआईए का बेड़ा गर्क हुआ। सियासी भर्तियां कर करके इन लोगों ने इतने लोग उसमें भरे। जो पार्टी इख्तिदार में आई उसने अपने लोग भरे वहां पे। नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वहां कोई आदमी रहा ही नहीं। करेगा कौन? भाई करने के लिए तो आदमी चाहिए। एग्जैक्टली। सब अच्छे लोग या मर गए या छोड़ के चले गए। बिल्कुल। तो सर जैसे गजनफर अली साहब ने और सुल्ताना सिद्दीकी ने, इन लोगों ने अपने अपने चैनल्स का एक प्लान किया था, इन्होंने चैनल्स अपने खोले भी। तो ऐसा प्लान आपने और साहिरा काज़मी साहिबा ने क्यों नहीं किया? क्यों? एक और कमर्शियल काम शुरू कर दें। लेकिन अच्छा काम तो देखने को मिलता ना। तो हो ना, देखिए कोई मायने तो हो। जो काम आप करने जाएं उसके अंदर कुछ मायने होने चाहिए। आप उठ के खाओ खा जबरदस्ती एक काम शुरू कर दें, इसकी क्या मायने? चैनल उसे खोलनी चाहिए जब आप समझें कि भाई इतने पैसे आपके पास हैं कि आप वो काम कर सकते हैं बगैर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के, जो होना चाहिए। लेकिन वो आमतौर पर गैर सरकारी इदारों में नहीं हो सकता। देखिए, लंदन में अगर आपको याद हो तो अभी भी बीबीसी जो है वो गवर्नमेंट की सब्सिडी पे चलता है। अपने पास उसके पास इतने पैसे नहीं वो ऐसा काम कर सके। राइट, सही। इसी तरह अगर आप वहाँ आर्ट्स काउंसिल को देखें तो वो हुकूमत के पैसों से चलती है। नेशनल थिएटर जो है वो उसकी पेमेंट जो है वो हुकूमत करती है। ये काम हुकूमत का है, तो सरपरस्ती करे। राइट। लेकिन उसके बगैर नहीं ये काम हो सकता। आप चाहें कि कमर्शियली ये काम हो जाए, ये नहीं हो सकता। वो तो फिर हॉलीवुड की फिल्म बनेगी, बॉलीवुड का सिनेमा बनेगा। सही सही। अच्छा, ये तो काम नहीं होगा वहाँ। एग्जैक्टली। तो सर ये नापा के पीछे क्या आइडिया था कि इसको जब हम बना, मतलब आप लोग, ये आइडिया था कि हुकूमत जो वो हुकूमत पैसा देती है, हुकूमत ना दे तो ये नहीं चलेगा इदारा। हुकूमत पैसा देगी और हम वो ड्रामा करने की कोशिश करेंगे जिसका जिक्र आया है और जो किया जाना चाहिए। तो हमने जब शुरू किया और हमारा पहला बैच निकला 3 साल बाद, हमने एक रेपर्टुआर थिएटर की बुनियाद डाली और उन्हीं आर्टिस्टों के साथ मिलकर ड्रामे करने शुरू किए। हम 1 साल में 4 ड्रामे करते थे, हर 3 महीने बाद एक ड्रामा। अच्छा। लेकिन देखने लायक होता था वो। बहुत अच्छे काम उसमें हुए। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स मिले हैं नापा से। जी बिल्कुल। तो इसमें थिएटर आप लोग करते थे
और उसमें जो न्यू जो टैलेंट था उसको निखारा भी जाता था। जी सिखाते हैं बाकायदा, ये काम सीखने का काम है। एक तो मुझे ये भी गिरा है लोग आजकल सीखते नहीं है काम को। हम 3 साल लगाते हैं, जी जान मारते हैं सिखाने में। आवाज पे काम होता है, जिस्म पे काम होता है, बॉडी पे काम होता है, लहजे पे काम होता है, तलफ़ुज़ पे काम होता है, ज़बान की दुरुस्तगी पर, अल्फाज की अदायगी पर, आवाज के थ्रो पर, आवाज की मॉड्यूलेशन पर, सब पे काम की जरूरत है। सही, ऐसे ही तो नहीं ना। बिल्कुल। तो सर ये जो कहा जाता है कि आर्टिस्ट तो बॉर्न एक्टर्स और गॉड गिफ्टेड होते हैं, बन नहीं सकता आर्टिस्ट, तो ये क्या है? अगर कोई मतलब कोई भी चाहे, किसी को शौक हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो कहीं पे ट्रेन हो, कहीं पे जाके तालीम हासिल करे? टैलेंट आप में होना चाहिए बुनियादी, लेकिन वो कहीं नहीं जाएगा जब तक कुछ काम नहीं होगा। मैं एक मिसाल देता हूँ, जब अपने स्टूडेंट्स को भी मैं देता हूँ। मारिया शरापोवा की उम्र 16 साल थी जब उसने विंबलडन जीता। तो किस उम्र में रैकेट पकड़ा होगा उसने? एग्जैक्टली, बहुत छोटी उम्र में। 6 साल में रैकेट पकड़ा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो 10 साल लगे उसे वहां पहुंचने में। तो आपने अगर विंबलडन की पिछली टांग भी पकड़नी है तो कम से कम 5-6 साल तो लगाएं। सही, बिल्कुल। तो कौन लगाता है? यहाँ तो कोई लगाता ही नहीं है। सही बात है। हर आदमी घर से हीरो बनने के शौक में आ जाता है। तो सर नापा में पड़ता है आपको। हाँ। भाई हम तो थ्योरी पढ़ाते हैं, ड्रामा है क्या, उसकी हैयत क्या है, शेक्सपियर कौन था, शेखोव कौन था, हम तो ये सब पढ़ाते हैं इनको। इन सबको पता है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप उनसे पूछें ग्रीक ड्रामा क्या था, रोमन ड्रामा क्या था, जैकोबियन ड्रामा क्या था, एलिजाबेथन कौन सा था, मतलब सारा हिस्ट्री थिएटर, हिस्ट्री ऑफ थिएटर। तो ये आपको पता ही नहीं है। आप तो उसके बगैर लफ्ज बजा रहे हैं इधर से उधर, ना डायरेक्टर को पता है। बिल्कुल। पीटीवी के ज़माने में सर पैसे इतने नहीं होते थे, लेकिन जितनी भी मेरी डायरेक्टर से बात हुई है, एक्टर से बात हुई है, तो ये पता चला है कि उस ज़माने में बाकायदा ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, अब्रॉड भी भेजा जाता था अगर उसकी ज़रूरत होती थी तो। जी बिल्कुल। तो अब जब इतना कमर्शियल दौर है, इतना पैसा आ भी रहा है, तो अब इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? आपके नज़दीक क्या वजह हो सकती है? आप बात करें ना उनसे, आप उनसे बात करें। सर मेरी क्या, अपने खीसे भरने से फुर्सत तो कुछ करेंगे ना। अपने खीसे भरने के से कुछ फुर्सत हो तो कुछ करें। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें सर, थोड़ा सा ये सीरियस मूड की बातें हो गई, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आपकी और साहिरा काज़मी की जिंदगी के बारे में। ये शादी कैसे हुई थी? कैसे हुई? हाँ, शादी कैसे? ये शादी कैसे हुई? शादी ऐसे हुई कि हम दोनों मिले खेल में, कुर्बत और फासले में हमारी मुलाकात हुई। तो मैंने इनके वालिद से प्रपोज किया। उस जमाने में मैं सिविल सर्वेंट ऑफिसर था, मेरी बात फौरन मान ली गई। वाह, जबरदस्त। सर सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे और उसके साथ साथ पर्सनालिटी ऐसी थी कि कोई मना कर ही नहीं सकता था। पर्सनालिटी भी तो आपकी ऐसी थी कि कोई मना कर ही नहीं सकता था। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन बहरहाल मतलब है कि वो हो गया गलती से। अच्छा। अब वो भुगत रही बेचारी। अच्छा। आपको साहिरा की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी थी उस वक्त? किससे मुतासिर हुए थे? उनकी खूबसूरती से, उनकी इंटेलिजेंस से? उनकी सबसे बड़ी बात जो है, जो अब तक उनमें है, वो ये है कि वो अपनी बात जो है वो उस पर कायम रहती है। दो बातें वो करती नहीं है और जो करती हैं उस पर कायम रहती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट थिंग्स and she carries them through.
ये बड़े कम लोगों में होता है, क्योंकि लोग जो है वो बिक जाते हैं, पैसों पे चले जाते हैं, कुछ हो जाता। सायरा को कोई नहीं हिला सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप उसके हाथ पे 5 लाख रुपए रख दें, 10 लाख रुपए रख दें, 15 लाख रुपए रख दें, 1 करोड़ रख दें, सायरा सायरा ही रहेगी। सही। नोबडी कैन टेम्प्ट। बस ये बहुत बड़ी बात है। इसी बात से आप इंस्पायर हुए थे? या सही सही। मुझे अच्छा लगता है कि लोग डिफाइंट हों, हालात को समझौता ना करें, लड़ने की हैसियत और काबिलियत रखते हो, अच्छा लगता है। सही। सर घर पे किसकी चलती है ज्यादा? आप मुझे लगता है काफी खामोश तबीयत के हैं, साहिरा एक चंचल सी हैं, जो शुरू से जो इनका एक इम्प्रेशन है हमारे ऊपर, तो घर में किसकी ज्यादा बात सुनी जाती है? आई गेस ये अजीब सवाल है। लोग जो है वो कि कौन बेहतर है कौन ऐसे नहीं होता है। घर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है। अगर मैं नहीं सुनूंगा तो वो भी खराब बात है, वो नहीं सुनेंगी तो भी खराब बात है। भाई एक दूसरे की आप सुनते हैं तभी तो आगे चलते हैं। ये गाड़ी ऐसे नहीं हाँकी जा सकती। सही। ये सवाल ऐसे ही है फजूल के वो कौन बेहतर है कौन बुरा है। नहीं भाई, बोथ हैव टू प्ले एन इक्वल पार्ट। हाँ सही सर। अच्छा, और जब दोनों बराबर का साथ नहीं देंगे तो गाड़ी उल्टी हो जाएगी, साइड पे एक ट्रैक पे बैठ जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, हमने जो टीवी पे नोटिस किया है, अब आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो हमने टीवी पे देखा है, आप मीडिया पे इतना ज्यादा आपका नहीं आना होता, और सोशल भी मुझे लगता है कि आप इतने ज्यादा नहीं है, दोनों ही, तो उसके पीछे क्या रीजन है? रीजन सिर्फ इतना सा है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे जो फायदा मिलता है मैं उसमें किताबें पढ़ता हूँ। सायरा को इतना पढ़ने का जुनून नहीं है। उसे हाँ, उसे शोबिज़ का जुनून है। मुझे इतना जुनून शोबिज़ का नहीं है। करता हूँ, मैंने काम किया भी है, लेकिन जुनून की हद तक नहीं किया। उसने जुनून की हद तक किया। तो मेरा तो किताबें जो है मेरा ओढ़ना बिछोना है। मेरे पर्सनल लाइब्रेरी में कोई तकरीबन 3-4 हजार तो किताब पर्सनल लाइब्रेरी में है। ग्रेट। 3-4 हजार। मेरे सारे पैसे जो है वो इसी में खर्च हुए। हाँ, जबरदस्त। तो सर रूटीन क्या होती है आपकी? किस तरह से सुबह का आगाज होता है, फिर किस तरह आपकी पूरी किताबें पढ़ने के साथ बाकी रूटीन क्या रहती है? नहीं, मैंने आपको देखिए हमेशा की तरह बताया कि 1.5 घंटा जो है मेरा है। अच्छा। बाकी वक्त में और काम करता हूँ। नापा जाता हूँ, पढ़ाता हूँ। अच्छा, पढ़ाते हैं? क्या मतलब, अभी मैंने आपको लेक्चर दिया पढ़ाने पर। मैं समझी क्या शायद शुरू। कौन पढ़ाता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। थिएटर कौन पढ़ाता? मैं पढ़ाता हूँ। वाह, ग्रेट। तो ये रूटीन रहती है। काम भी करते हैं। सही। हाँ सही। अच्छा, मैंने आपका जहाँ से नंबर हासिल किया था ना, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि वो मोबाइल फोन अपने पास रखते ही नहीं है, तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, लेकिन पता नहीं वो फोन रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर आपसे भी यही पता चला कि आप मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा दूर हैं। तो इसके पीछे सर क्या रीजन रहा है, क्यों ऐसा आपने किया? इसके पीछे ये है कि लोग जो है वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं ये इल्म है। टेक्नोलॉजी इल्म नहीं है। टेक्नोलॉजी इल्म को हासिल करने का एक जरिया है। तो अगर वो एक जरिए से नहीं है और आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो आप वो पढ़ें। कुछ जरूरी तो नहीं है। इससे क्या मतलब, मुझे बताए ना कि इससे क्या इजाफा हुआ किसी की जात में या कोई। आप क्या काम करते हैं मुझे बताएं फोन पे, जो उसके बगैर नहीं हो सकती जिंदगी आपकी, सिवाय गप मारने के, जो अब हम कर रहे हैं, फजूल वक्त आया। हाँ, और क्या बातों के पैसे आप खर्च कर रहे हैं। उससे बेहतर से बात कर ली, फेसबुक कर लिया, फेस टाइम कर लिया,
लाखों रुपए इस बात के लोग देते हैं कि फेस टाइम करके बच्चों की तस्वीरें देख दें जो बाहर रह रहे हैं मुल्क से। बिल्कुल। व्हाट फॉर? सही। भाई जाके मिल लो, हो आओ, उनको बुला लो। सही। क्या टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, मुझे नहीं समझ आती। क्या आप इसकी वजह से समझते हैं आपकी अकल में कोई इजाफा हुआ, इल्म में इजाफा हुआ? नहीं। इल्म में इजाफा सिर्फ एक ही तरीके से होता है बेटा। जी। तो सर आपका बेटा इस वक्त जैसे कनाडा में रहता है, तो आप लोगों का क्या मतलब, आप फोन पे बात करते हैं रोजाना या नहीं करते? मैं नहीं करता ज्यादातर। अच्छा। शायरा करती है। अच्छा। तो कभी सर बच्चों को इस बात पे शिकायत होती है कि अब्बा तो हमारे टाइम नहीं देते हमें? हाँ है। अच्छा। मगर मैं उनसे ही कहता हूँ कि भाई जब हालात ठीक होंगे तो या मैं आ जाऊंगा या तुम आ जाना। बाकी फोन पे क्या मुस्तकिल बात करने की कोशिश करते रहो, आवाज कट जाती है बीच में, ओए ओए आवाज नहीं आ रही, हेलो, ना दिमाग का कुछ अजीब कंफ्यूजन है। मैं इसे बहुत कंफ्यूजन समझता हूँ। 1500 मशीनों में आप बैठे हुए हैं। बिल्कुल। घिरे हुए लोग मशीनों में बैठे रहते। सही सही। अच्छा तो आपका रेडियो स्टेशन। हाँ सर। क्या करें सर। सर अभी जैसे आपके बच्चे हैं वो भी इसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं या फिर वो डिफरेंट लगते हैं आपको? नहीं पढ़ते। हाँ। नहीं पढ़ते। हाँ। तो आपको उनसे इस बात पे शिकायत है? हाँ। मुझे शिकायत है, बिल्कुल है। सही। बिल्कुल है। सही। देखिए मैंने आपसे बार बार कहा है कि ये हर आदमी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। इसकी तवक्को रखना भी गलत है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये करने के लिए आपको पित्ता मारना होता है। पित्ता मारना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। देखिए ना कितने कितने बरस जो है लोग इबादत करते हैं कि उनको जो है वो बूए अली मिल जाए। 12 साल बूए अली कलंदर जो है वो खड़े रहे दरिया के अंदर। मछलियां उनके पाँव का गोश्त खा गई। उन्होंने कहा नहीं बूए अली आप मुझे देंगे तो मैं यहाँ से जाऊंगा। तभी तो बूए अली कलंदर कहलाए। लेकिन 12 साल का कष्ट था। बिल्कुल। तो आप इसी तरह हर काम के लिए 12 साल लगाएंगे तो वो कुछ काम होगा। एग्जैक्टली। करना नहीं तो इसके लिए डेडिकेशन चाहिए ना। सही बात। आप एक मछली ने काटा और आप भाग के बाहर आ जाएं पानी से तो फिर तो नहीं होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर जैसे मुझे आपकी बातों से अभी अंदाजा हो रहा है और मैं ये समझ रही हूँ कि आप शुरू से इसी शख्सियत के मालिक हैं, आप बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते गैर जरूरी चीजों में। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी है उसको भी लोग अक्सर गैर जरूरी ही समझ रहे होते हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि फैशन सेंस आपका बड़ा कमाल का था। आप कपड़े जो आप पहना करते थे और बहुत ही जमाने के हिसाब से, मैं बाकायदा अभी भी आपके ड्रामा सीरियल्स देखती हूँ तो मुतासिर होती हूँ इस बात से। तो फैशन सेंस था शुरू से? ये मतलब ये मैं तो कोई फैशनिस्टा नहीं था। सीरियसली? ना मैं नो, मेरी बीवी मेरे लिए कर लेती है कुछ। मैं वो पहन लेता हूँ। कुछ उस जमाने में एक आध डिजाइनर थे जो पीटीवी के लिए काम करते थे। तो कभी अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के ऊपर जरूरत मतलब वो दिया, टाइम दिया पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे कि नहीं मुझे ऐसे चलना है, ये जीन्स पहननी है? नहीं भाई ये काम मैंने नहीं किया। नहीं किया? ये काम मुझे नहीं आता। नहीं सर, आपसे दूसरे लोग सीखते हैं सीरियसली ये देख के ना, बल्कि सीख भी नहीं पाते। आपका इतना जबरदस्त सेंस है जो हम देखते हैं आपके ड्रामों में। ये सब बात सीखने की है, वो सीखें, ये फजूल बातें ना सीखें। अच्छा। सीखने की बात यह है कि पढ़ा कैसे जाता है, इल्म कैसे हासिल किया जाता है, इल्म में ग्रो कैसे किया जाता है। ये बाकी बातें छोड़ दें। कोट लंबा था, कोट छोटा था, लंबे कॉलर का था, पतले कॉलर का था, ये फजूलियात हैं।
सही सर। चलें सर, मैं आती हूँ सवालों पे अपने लिस्टनर्स के। बहुत मेरे पास, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने जब इंस्टा पे पोस्ट की है तो मुझे अननोन लोगों के मैसेजेस आए आपके लिए कि प्लीज़ मेरा एक दफ़ा नाम लेके मेरा सवाल कर दीजिएगा राहत काज़मी साहब से। मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि अब मैं बता नहीं सकती, तो मैं उनके, जी बिल्कुल 15 मिनट है अब आपके हाँ जी बिल्कुल सर, मैं जल्दी सारे सवाल करती हूँ। अच्छा, एक तो सवाल मेरे पास है वसीम साहब का, और इन्होंने मुझसे पूछा है कि आपने फिल्मों में भी काम किया, टीवी पे भी काम किया, तो दोनों में आपको क्या फर्क महसूस हुआ? दोनों में फर्क ये है कि सिनेमा हमारे यहाँ बहुत ही इब्तदाई शक्ल में है अभी, टीवी जो है वो हमारे यहाँ खासी इर्तकाई शक्ल में है। सही, ये फर्क है। ठीक है, खतीजा का मैसेज है, इन्होंने आपके लिए मैसेज किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं खतीजा आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, खास तौर पे धूप किनारे की, क्योंकि मुझे आपकी और मरीना खान की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है उसमें। मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपको उनके साथ काम करना कैसा लगा था, और आप लोग असल में भी दोस्त हैं क्या अब तक? बहुत अच्छी तरह रोज मिलते हैं। हाँ, उनके साथ क्यों नहीं काम करना अच्छा लगेगा भाई। हर दुनिया में हर अच्छे आदमी के साथ अच्छा काम करना अच्छा ही लगता है। या तो आप कहें कि वो बुरी थी तो फिर मैं भी कहूँ यार मुझे काम करना अच्छा नहीं लगा लेकिन मैंने कर लिया। नहीं, उसमें वो बुरी नहीं है तो अच्छा ही लगेगा, बुरा क्यों लगेगा मुझे। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे आपने दूसरी हीरोइंस के साथ भी काम किया, तो उसमें से आपकी, चलेंगे मैं पूछ लेती हूँ कि सबसे फेवरेट कौन रही है अब तक? देखिए, मेरी हीरोइन ज्यादातर सायरा थी। राइट। आप देख लें मेरे सीरियल को उठा के, कुर्बता फैसले में सायरा थी, परछाइयों में सायरा थी, तीसरा किनारा में सायरा थी, धूप किनारे में नहीं थी, उसमें वो डायरेक्ट कर रही थी, उसकी डायरेक्शन है। राइट, यानी रियल लाइफ में जो आपकी हीरोइन है वही आपकी ड्रामों में भी फेवरेट हीरोइन है। सर, एक और क्वेश्चन अरीवा का है। इन्होंने आपसे कहा, डियर राहत सर, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, यू आर माई ऑल टाइम फेवरेट, आई रियली लाइक योर पर्सनालिटी। तीसरा किनारा, धूप किनारे में मुझे आपके निभाए हुए किरदार अली और डॉक्टर अहमद दोनों बहुत पसंद है। लेकिन आपको अपना किया हुआ कौन सा ड्रामा, कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, और फेवरेट आपकी बुक कौन सी है? कुर्बतें और फासले। सही, उसका रोल भी पसंद है आपको। और फेवरेट बुक आपकी कौन सी है? ये मत पूछिए। हाँ, ये क्या सवाल पूछा आपने? मुझे अंदाजा हो गया। फील्ड में ये बताइए, कौन से फील्ड में? देखिए, एक तो है लिटरेचर, उसके अंदर है, लेकिन जो सबसे अच्छी किताब मैंने आज तक पढ़ी है वो 11 जिल्दों में है। वो 11 जिल्दों में है। हर जिल्द जो है वो तकरीबन 500 सफ़े की है। जबरदस्त। वो क्या नाम क्या है उसका नाम है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, जबरदस्त। किस ऑथर की है सर? ये 11 जिल्दें हैं इसकी, 11 जिल्दें। 11 जिल्दें। अगर आपने समझना है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जिंदगी क्या थी, कैसे है, तहजीबें क्या होती हैं, उनके मायने क्या होते हैं, तो वो एक वाहिद किताब है जिसे पढ़ने के बाद आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत जिंदगी में शायद महसूस ही ना हो। जबरदस्त। सर, इसके ऑथर का नाम अगर आप बता दें, राइटर? जी, इसके ऑथर जो है वो मियाँ बीवी की एक फिल्म थी, विल जोरा। ठीक है सर, जोरा। थैंक यू सो मच सर। DURRANT। थैंक यू सर। सर, मैं जल्दी क्योंकि 15 मिनट का आपने मुझे कह दिया है तो मैं जल्दी सारे काम करना चाह रही हूँ। ये मैसेज है आपके लिए। महविश और अस्सलाम वालेकुम राहत साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको आज लाइव 107 पर सुनकर, खुश आमदीद। और आप जैसे सोबर अदाकार हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम हैं, लेकिन आप धूप किनारे के बाद ऐसे गायब हुए कि फिर वो धूप ना निकली जिसका सबको इंतजार था। क्या कोई शहनाज शेख ना मिली या मरीना खान ना मिली? और ड्रामे के बारे में दूसरा सवाल ये है कि पहले जब PTV पर चारों सेंटर्स का मुश्तरका
कास्ट होती थी तो वो ड्रामे बनते थे, तमाम सीनियर अदाकार हर सेंटर से मिलकर एक ड्रामा सीरीज़ या सीरियल चलती थी, वो आजकल नहीं है। वो दोबारा हम उन सीनियर अदाकारों को, आप, तलत हुसैन या शकील वगैरह या फिरदौस जमाल, ये मिलकर ऐसी कोई ड्रामा तश्कील नहीं दे सकते जो पहले पीवीटीवी पे चलते थे, जैसे जंगल, अंधेरा उजाला। जी सर, ये सवाल है अब्दुल रऊफ साहब का। हाँ जी, तो इसमें इन्होंने वही पूछा है, जवाब दे तो दिया था कि क्यों नहीं हो रहा पीटीवी में काम। सही चलें सर, पॉलिटिसाइज हो गया सब कुछ, सियासी जोड़ तोड़ की नजर हुआ। सही, बिल्कुल सर। आपने अपने अपने लोग लगाए, उसमें भर्ती की, उसके अंदर उसका बेड़ा गर्क हो गया। जैसे पीआईए का बेड़ा गर्क हुआ, स्टील मिल का बेड़ा गर्क हुआ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनका पटड़ा हुआ। सही सर, एक और वॉइस नोट। बिल्कुल सर, ये एक और वॉइस नोट है, ये भी मैं आपके लिए प्ले कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर है और मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। राहत काज़मी साहब की पर्सनैलिटी और उनका काम दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं। मेरा राहत काज़मी साहब से सवाल ये है कि उन्होंने ड्रामों में भी काम किया और फिल्मों में भी काम किया, इन दोनों में उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रिलेटिवली मतलब बेहतर कौन सा काम लगा? जी सर, ये वही सवाल है, ये भी जवाब दे। हाँ बिल्कुल, आप जवाब दे चुके हैं। एक और बस आपके लिए एक शायरी मेरे पास मौजूद है रिशान खान की, तो वो मैं पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। इन्होंने आपको कहा है कि राहत काज़मी साहब, आपको दिल से खुशामदीद, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इन्होंने कुछ कोशिश किया आपके लिए। रौनक ही रौनक है आज महफिल में हमारी राहत काज़मी, खुशियां लाए हैं आप बज़म में हमारी राहत काज़मी, आप हैं शान हमारे पाकिस्तान की राहत काज़मी, आपको सुनने को था दिल बेकरार राहत काज़मी, ये नए अदाकार तो अभी आए हैं इस मैदान में, सरदार थे सरदार हैं और रहेंगे आप ही राहत काज़मी। शुक्रिया बाप जी, रिशान का था सर। मैं बहुत तहे दिल से उनका मशहूर हूँ। उन्होंने मुझे इतने अच्छे लफ्जों से याद किया, और लफ्ज बहुत अच्छी चीज होते हैं, उनका इस्तेमाल भी बड़े एहतियात से किया जाना चाहिए, और उन्होंने वाकई बहुत ही अच्छी तरह इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया सर, और आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें टाइम दिया। सीरियसली मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब ऐसा है कि समझे मैंने आपका इंटरव्यू कर लिया, ये मेरे करियर के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सर, कुछ कहना चाहेंगे लिसनर्स से, जितने भी हमारे आपके फैंस हैं और जो न्यू काम करने वाले हैं? एक ही बात कहता रहता हूँ, जो पहले भी कहता रहा हूँ, वो ये कहता हूँ कि भाई ट्राई टू क्रिएट एक्सीलेंस एंड बाय डेडिकेशन, बस एक्सीलेंस बाय डेडिकेशन, दिस इज द मैसेज। ग्रेट। और इस वक्त में आपको कौन सा, किसका काम सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, ये भी थोड़ा सा अगर बताना चाहें। आजकल के ज़माने में कोई एक्टर जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो, कि दिल से एक्टिंग करता है, बहुत मेहनत से करता है? किसको कह सकते हैं? फैसल कुरैशी का काम अच्छा है। फैसल कुरैशी, जबरदस्त सर। चलें सर, मैं आपका टाइम नहीं लूंगी ज्यादा, आपने मुझे इतना टाइम दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आइंदा दिनों में साहिरा काज़मी साहिबा से भी मेरी सिफारिश कर दीजिएगा कि उनका भी मैं इंटरव्यू करना चाहूंगी। आप लोगों को देखा है साहिरा के प्लेस, तुमसे कहना था और ये सारे अभी भी हम देख रहे होते हैं, तो बस आप लोगों के लिए मोहब्बत है, बेतहाशा दुआएं, और जब भी कभी भी हो सके आपका दिल माने तो जरूर थोड़ा बहुत काम कीजिएगा, हम लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और इंशाल्लाह ताला फिर जरूर साहिरा काज़मी साहिबा का भी मैं इंटरव्यू करूंगी, तो बहुत सारी ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। खुदा हाफिज। जी लिसनर्स, हमारे साथ राहत काज़मी साहब मौजूद थे, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो दिल में आती है वही बात करते हैं और कोई गैर ज़रूरी बात नहीं करते, बिल्कुल आउट रहते हैं ये मीडिया से, सोशल बहुत ज़्यादा नहीं है, किताबों को उन्होंने अपनी दुनिया बनाया हुआ है और उसी में मगन रहते हैं। और यही बड़े जो लोग होते हैं ना, उनकी क्वालिटी यही होती है कि वो बहुत ज़्यादा मिलने जुलने वाले और बहुत ज़्यादा अपना वक्त को ज़ाया करने वाले नहीं होते, इसीलिए बड़े आदमी, बड़े लोग बनते भी हैं। तो मेरे लिए
इतना टाइम जो उन्होंने दिया, इन्होंने हाँ जब की थी ना, उस वक्त मेरा दिल कुछ ऐसे उछल रहा था कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, पीछे भी पड़ी हुई थी, कितनी दफ़ा मैंने इनको कॉल की थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ये हाँ बोलेंगे। जिस वक्त इन्होंने हाँ बोली है तो बस आधा तो मेरी जो कहना चाहिए ना अचीवमेंट तो उसी वक्त हो गई थी कि इन्होंने हाँ बोल दी। बस मैं राहत काज़मी से बात कर रही हूँ। इवन जब मैंने इनसे पहली दफ़ा फ़ोन पर बात करी, मतलब अपने जज्बात वैसे ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि पहली दफ़ा जब मैंने फ़ोन पर बात की तो मैंने कॉल रिकॉर्ड की थी, और वो कॉल मैं बार बार सुन रही थी कि मुझे इंटरव्यू दे ना दे, लेकिन कम से कम ये तो हुआ ना कि मैंने इनसे फ़ोन पे बात की है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और जितने भी लोग जो राहत काज़मी साहब को जानते हैं, जिन्होंने इनका काम देखा है, धूप किनारे और बाकी सारे प्लेयर्स, उनके लिए भी ये बात बहुत बड़ी है। जैसे मेरे पास जो मैसेजेस इंस्टा पे आए हुए थे, अननोन लोग, बिल्कुल मैं नहीं जानती कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन उन लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट करके इनके लिए मैसेजेस सेंड किए थे कि प्लीज़ हमारा नाम ले दीजिएगा, किसी तरह से राहत सर हमारा नाम सुने। तो ये लोगों की एक फ़ैन फॉलोइंग है इनके लिए, और लोग बेतहाशा बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनसे मोहब्बत करते हैं। चलिए, जहाँ से सिलसिला हमने तोड़ा था वहीं से हम शुरू करते हैं टॉप 10 का, और मेरे पास ट्रैक मौजूद है ऑन नंबर 4। आप इंजॉय करेंगे ये ट्रैक।